इस धरती पर जो आदमी मेहनत मजदूरी करके पेट भरता है वो जिस जगह रह रहा है उसको वहां रहने का हक है। मोटे तौर पर मुझे ये बात कहनी है और हमें अपनी रगों में बिठा लेनी है। आप लड़ाई लड़ रहे हैं, एक साम्राज्यवाद से लड़ रहे हैं। इविक्शन के नोटिस आएंगे, आपको बर्बाद किया जाएगा। आदरणीय चेयरपर्सन, मंच पर विराजमान डिग्निटरीज एंड फ्रेंड्स, मैं पिछले 5 बरस से आसाम नहीं जा पाया, लेकिन 2019 में जब ये लिस्ट आई थी उसके पहले मैं 3 या 4 बार एक हफ्ते के लिए उधर घूमा। और पहला मरतबा मैं आसाम गया था 2012 में, जब वहाँ पे कोकराझार में वायलेंस हुआ था। 2-3 बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ सवाल पे। आमसू का जिक्र मैंने तभी सुना था वहाँ के लोगों में कि आमसू काम कर रहा है। उसी वक्त मेरा एनकाउंटर हुआ कुछ लोगों से जो आंसू के लोग थे। बहुत सीरियस कंडीशन में असम के आवाम है। पहली बात तो ये कि 90% आसाम के मुसलमान जो बांग्लादेशी मुसलमान हैं मजदूर तबके के हैं। और जब मैं वहाँ पे गुवाहाटी यूनिवर्सिटी में गया तो आंसू के लोग मुझे मिल गए, बोले साहब हम बांग्लादेशियों को तो रहने नहीं देंगे। तो हमने कहा बांग्लादेशी है क्या चीज? फिर मैं दिल्ली आया, मैंने कुछ आंकड़े जमा किए, कुछ प्रोफेसरों से बातचीत की कि आखिर ये बंगाली मुसलमान आसाम पहुंचे कैसे। फिर मैंने नोट तैयार किया और फिर मैं यूनिवर्सिटी गया, गुवाहाटी यूनिवर्सिटी। मैंने 2 लेक्चर दिए वहाँ पे। एक MIL करके लैंग्वेज डिपार्टमेंट के लोगों ने मेरा ऑर्गेनाइज किया और एक वहाँ के एजुकेशन डिपार्टमेंट में। एक में 80 लोग थे, एक में 150 लोग थे। इस धरती पर जो आदमी मेहनत मजदूरी करके पेट भरता है वो जिस जगह रह रहा है उसको वहां रहने का हक है। मोटे तौर पर मुझे ये बात कहनी है और हमें अपनी रगों में बिठा लेनी है। आप लड़ाई लड़ रहे हैं, एक साम्राज्यवाद से लड़ रहे हैं। इविक्शन के नोटिस आएंगे, आपको बर्बाद किया जाएगा, लेकिन आप हक पर हैं, लिहाजा ये लड़ाई लड़ना जारी रखना जरूरी है। हुआ ये मोटे तौर पर कि हिंदुस्तान में जब अंग्रेजी हुकूमत कायम हो गई तो हमारे हिंदुस्तान के कपड़े का कारोबार खत्म कर दिया गया। बंगाल हमारे मुल्क में कपड़े के कारोबार में काफी बुलंदी पे था। वो लोग बेरोजगार हो गए, भूखों मरने लगे। तो काम की तलाश में अंग्रेजों को यह लाभ लोग था कि यहाँ पे जो ब्रह्मपुत्र का इलाका है जहाँ पे के चावल, अच्छी क्वालिटी का चावल पैदा हो सकता है, दूध पैदा हो सकता है, उसके लिए लोगों को ले जाना था और उनको कहा कि हम आपके लिए जमीन वगैरह देंगे। तो ये उस दौरान अंग्रेजी राज में लोग गए, मर गए, क्योंकि ब्रह्मपुत्र बरसात के मौसम में समंदर का रुख अख्तियार कर लेती है, उसमें तमाम लोग मर गए। फिर भी रहे। और उन लोगों पर यह तोहमत कि साहब आप साबित करो कि आप यहाँ के नागरिक नहीं, तो क्या आप यहाँ के नागरिक हो? जिस मुल्क में ग्राम पंचायत के पास एक जन्म मरने का रजिस्टर होता है, उससे बड़ा रजिस्टर किसी की जरूरत नहीं है, लेकिन आप जलील करने के लिए लोगों को जबरदस्ती मुल्क से बाहर फेंकने के लिए इस प्रकार के रिक्वायरमेंट ले आते हो। हम तो जांच करेंगे कि बांग्लादेशी, जैसे बिहार में भी तमाशा खड़ा कर दिया 2 दिन पहले कि साहब यहाँ पे तो नेपाली हैं, यहाँ पे बांग्लादेशी हैं, यहाँ पे एक और मुल्क है कोई, म्यांमार के लोग हैं। शर्मिंदगी की इंतहा है। आप जलील क्या कर रहे हो? किसी सर्टिफिकेट की जरूरत क्यों होनी चाहिए? जो आदमी मेहनत मजदूरी करके पेट भरता है, जितना कमाता है उतना ही या उससे ज्यादा मुल्क के खजाने में जमा करता है, वो व्यापारी के खजाने में या सरकार के खजाने में। ये तो बहुत नाइंसाफियत के खिलाफ आप लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, उसको लड़ने की जरूरत है। लेकिन मुझे एक बात जरा कंफ्यूजन हो गया। मेरी जान पहचान की एक लॉयर है आसाम में, शाहीना नाम है उनका, पी शाहीना, बहुत समझदार है, हाई कोर्ट में वकालत करती है। तो 2 बरस से तो मेरी उनसे मुलाकात नहीं, लेकिन 2 बरस पहले दिल्ली आई थी तो मैं उनसे मिला था। तो वो बता रही थी, हमने कहा ये जो 19 लाख लोग बाहर रह गए NRC से, 14 लाख तो उसमें हिंदू बताए जाते हैं, 5 लाख मुसलमान, तो इनका क्या होगा? हमने कहा कितने लोग? तो वो कह रही थी कि 1000-2000 लोगों को हुई है। अभी लोग ट्रिब्यूनल तय कर पाए हैं कि भाई ये कहाँ के हैं। तो अभी मुझे मालूम नहीं कि अब क्या सिचुएशन है, कि कितने लोग उसमें
इलेक्शन के कगार पे पहुंच गए, क्या सिचुएशन मुझे आंकड़ा नहीं पता है। नवीन साहब ने कहा भी है कि भाई आंकड़ा भी आया नहीं, लेकिन वकीलों वगैरह से पूछने पर शायद कुछ और बात मालूम चले। मैं तो दरअसल आमसू के लोगों से पूछने आया कि आज की सिचुएशन क्या है, एनआरसी से लोग जो बाहर रह गए उनकी क्या सूरत है। लेकिन वो अपनी जगह है। इस वक्त जो हुकूमत है टोटल इंपीरियलिस्टिक बन चुकी है। इंपीरियलिज्म का एक ही काम होता है कि इलीट क्लास को, जो बड़े बड़े कारोबारी हैं, उनके लिए मुहैया कराओ ऐसे हालात ताकि उनका एक्सप्लॉयटेशन, बिल्कुल एक्सप्लॉयटेशन करने का रास्ता उनका खुला रहे, बेइंतहा मुनाफा कमा सके। और वो इसको हम कॉर्पोरेट इंपीरियलिज्म कहते हैं। और ये आरएसएस और भाजपा और जो हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री वगैरह हैं, ये सब उसी रास्ते पे काम कर रहे हैं कि भाई पोलराइज करो, जुनूनी मुद्दे खड़े करो, लोगों को बांटो और वोट हासिल करो। ऐसी सरकार लाओ जो अडानी अंबानी एंड कंपनियों के लिए मदद करती रहे। सूरत तो ये है। मैं समझता हूँ कि अभी बिहार में आंदोलन खड़ा होगा। जरूरत इस बात की है कि वैसे ही आंदोलन आसाम में भी चलता रहे। ट्रिब्यूनल क्या, इस जो मुहिम खड़ी की गई है, नकली ट्रिब्यूनल, और मैं समझता हूँ कि इस मुद्दे को जिंदा रखने की ज़रूरत है। अपने तरीके से अपन स्ट्रगल करें। अब मैं आप लोगों से मिलके आज मुझे फिर लगा कि मैं फिर एक मरतबा जाऊँ आप लोगों से, फिर आज शाम में जो आप लोग काम कर रहे हैं उसमें भागीदार बनूँ। हालांकि मुझे पता है कि तीसरा शीतलवाद का ग्रुप काम कर रहा है, उनसे मैं थोड़ा संपर्क में हूँ, लेकिन ज़्यादा काम करने की जरूरत है। मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों से मुलाकात करूँ। एक बात और कि मैं इन दिनों गाज़ा के सवाल पर एक पर्चा बांट रहा हूँ, और वो हिंदी में भी अंग्रेजी में है, कुछ लोग ले लें। और जो आसाम के साथी हैं उनके लिए मैं कुछ पत्रिकाएं और अपनी किताबें लाया हूँ, इसमें आसाम का भी जिक्र है, तो वो उनको दे दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया।